हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सहरावत एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। सो इन अवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव स्टार्टेड अ क्वेश्चन पेपर दैट इज KVS PGT बायोलॉजी 2018 एंड वी हैव कंप्लीटेड 4 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। हमने इससे पहले 4 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं इसी क्वेश्चन पेपर के। And now in this session we will complete this question paper because only 10 questions are left of this paper. So let's start. First question हमारा क्या है? The chemical produced by Calotropis which is used by it against the browsing cattle and goat is. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एक प्लांट होता है बेटा, आग का प्लांट, आग का पौधा भी बोलते हैं जिसको, ओक प्लांट। उससे जो केमिकल प्रोड्यूस होता है वो यूज करता है उसको अगेंस्ट ब्राउजिंग ऑफ कैटल्स एंड गोट। मीन्स कैटल या गोट्स जो हैं वो उस प्लांट को ना ग्रेज करें, ना खाएं, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस केमिकल का यूज करता है। वो प्लांट्स के पास कुछ ऐसी डिफेंस करने वाली मैकेनिज्म होती हैं, उन्हीं में एक मैकेनिज्म होती है कोई एक ऐसा केमिकल बनाना जिस केमिकल की वजह से जो बिटर हो या फिर कोई पॉइजन हो जिसकी वजह से दूसरे जो एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, वो उनका प्रिडेशन ना करे, उनको ना खाए, उनको ग्रेजिंग ना करे। सो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कैलोट्रोपिस क्या प्रोड्यूस करता है। आई होप आप लोगों ने ऑप्शंस देख लिए होंगे। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? स्ट्राइक्निन, क्विनैन, ओपियम और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। बहुत सारे केमिकल्स का हम फिर आर्टिफिशियली अपने तरीके से यूज़ कर लेते हैं कुछ और प्रोडक्ट बनाने में, कुछ भी करने में, बट एक्चुअली उसने बनाए किस पर्पज से थे? प्लांट ने अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक से रिलेटेड आप समझ रहे हो, कार्डियक मीन्स यहाँ हार्ट से रिलेशन है कुछ ना कुछ। ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो केमिकल होता है, वो पॉइजनस होता है और हर्बीवोर्स लाइक कैटल और गोट्स को डिटर करता है, अपने आप से दूर भगाता है फ्रॉम ब्राउजिंग से अपने आप को प्रोटेक्ट करवाता है उनसे। और अगर कोई एनिमल इसको ग्रेज कर लेता है, खा लेता है, तो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है हार्ट की मसल्स पर और ये हाईली टॉक्सिक हो सकता है। इसलिए एनिमल्स इसको फिर क्या नहीं करते हैं, खाते नहीं है, और इस तरह प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है इस केमिकल के थ्रू। इसी तरह ऑप्शन में हमारे पास 3 केमिकल और हैं बेटा, एक स्ट्राइक्निन, एक क्विनैन और एक ओपियम। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक्निन की। ये किससे ऑब्टेन होता है बेटा? स्ट्राइकनस न्यूक्स वोमिका नाम के प्लांट से। स्ट्राइकनस न्यूक्स वोमिका नाम के प्लांट से इसके सीड से ऑब्टेन किया जाता है और एज ए पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है इसका हम एज ए पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। मीन्स अपनी क्रॉप्स को पेस्ट से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और मोस्ट कॉमनली किसको? रेड्स को किल करने के लिए इस केमिकल का यूज़ होता है। आफ्टर दैट सेकंड है हमारा क्या? क्विनैन। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ईजी भी है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये एक बिटर टेस्टिंग एल्केलॉइड होता है। किससे ऑब्टेन होता है? ये भी क्वेश्चन बना है बहुत बार। सिंकोना ट्री की बार्क से ऑब्टेन होता है। और इसका कहाँ यूज़ होता है क्विनैन का? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम से होने वाली डिसीज़ है, प्लाज्मोडियम से होने वाली डिसीज़ मलेरिया, और जिसके 4 हम स्पीसीज पढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ऐसे करके। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? क्विनैन का। उसको ट्रीटमेंट के लिए क्विनैन का यूज़ किया जाता है मलेरिया के। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास क्या? ओपियम। ओपियम क्या है बेटा? ये ओपियम पोपी, पेपेवर सोमनीफेरम एक प्लांट होता है, अफीम का पौधा, उसके ड्राइड लेटेक्स से डिराइव किया जाता है और बहुत सारी ड्रग्स बनाने में जिनका, और उसके अलावा मिसयूज भी किया जाता है, जैसे हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, ऐसी कुछ ड्रग्स बनाने में भी यूज़ होता है इसका। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा असर्सन रीजन वाला। असर्सन पढ़िए क्या है? ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन कैपिलरीज अराउंड एल्वियोलाई एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन बाउंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, और कहाँ पर? ऑफ हीमोग्लोबिन कहाँ की? उस ब्लड की जो कैपिलरीज में प्रेजेंट है अराउंड एल्वियोलाई। मीन्स हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स में क्या है? एल्वियोलाई है, ये स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज की साइट होती हैं एल्वियोलाई। लंग्स की स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? ट्रैकिया होता है, वो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, वो ब्रोंकियोल्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एंड आफ्टर दैट लास्ट में ये एल्वियोलाई होती हैं। तो एल्वियोलाई के अराउंड जो कैपिलरीज होती है उसमें जो ब्लड है और उस ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है
उस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज़। और जब यही चीज़ टिश्यूज़ के आसपास होती है तो टिश्यूज़ के आसपास क्या होता है, हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है इनको मिलाकर कंपाउंड। आप जानते हो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। सो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होना कि कब बाइंड होगा और कब उसको डिसोसिएट करेगा, वो ये बात कही है इन्होंने कि किसके पास, लंग्स के या एल्वियोलाई के पास जो ब्लड है, कैपिलरीज है, वहाँ तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जा रही है ऑक्सीजन, और जो टिश्यूज़ के अराउंड हमारी कैपिलरीज है वहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो जा रही है। ये तो स्टेटमेंट हुआ, हमारा असर्शन हुआ। अब रीजन जानिए क्या बोल रहा है कि फैक्टर्स फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन आर हाई PO2, लो PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेसर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, वेयर एज इन द टिश्यूज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाई hydrogen ion concentration and higher temperature are favorable for dissociation of oxygen from oxyhemoglobin। यहाँ इन्होंने रीज़न दिया है क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज किसके अराउंड है, एल्वियोलाई के या लंग्स के आसपास है हमारे, वहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, ये कह रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए और कुछ फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं इसके डिसोसिएशन के लिए, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से डिसोसिएट होने के लिए। यहाँ पर 4 फैक्टर्स की बात की है बेटा इन लोगों ने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। ये तीनों की तीनों 3 चीज़ें क्या है यहाँ पर लो होंगी, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, तीनों तो लो होती हैं। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, हाई होता है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा कहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर लंग्स में आई है ऑक्सीजन आउटर एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से। सो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और CO2 का क्या है, कम है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कम है और टेम्परेचर भी कम है। सो ये सारी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं किसके लिए, ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने के लिए। अब इसका अपोजिट कर दीजिए टिश्यूज़ में, बिकॉज टिश्यू में क्या चल रहा है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है और ग्लूकोज जो है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन वाटर का और एनर्जी रिलीज हो रही है इससे। सो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होने से एक कार्बोनिक एसिड नाम का सब्सटेंस भी बनता है हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर, तो एसिडिटी भी क्या हो रही है, वहाँ पर बढ़ रही है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, pH वैल्यू कम है, pH वैल्यू कम, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, CO2 ज़्यादा है। और क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर यूज़ हो रही है टिश्यूज़ में और CO2 प्रोड्यूस हो रही है, तो CO2 का लेवल ज़्यादा है और O2 का लेवल कम है वहाँ पर। और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस हमारी ऐसी चल रही हैं जिससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनर्जी हीट की फॉर्म में भी रिलीज हो रही है। सो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। ये सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं किसके लिए, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से डिसोसिएट होने के लिए। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ में डिसोसिएट हो जाती है इन सारे फैक्टर्स के। सो ये वाला हमारा जो रीजन जो है वो भी क्या है, करेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ A। असर्शन और रीजन हमारे दोनों ट्रू भी हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसका, हमारे असर्शन का। सो आंसर 1 विल बी करेक्ट, ऑप्शन विल बी 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैज़ बीन अटेम्प्टेड टू बी क्योर्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किस डिसीज को क्या किया गया है, अटेम्प्ट किया गया है क्योर करने के लिए या इलाज करने के लिए अटेम्प्ट किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ करके। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक क्या होती है बेटा, हम किसी के जीन्स में कोई चेंज कर दें, हम किसी के जीन्स में कोई मॉडिफिकेशन कर दें, या तो हम किसी का डिफेक्टिव जीन को रिमूव करके उसकी जगह पर हम नॉर्मल जीन इंसर्ट करा दें, उसको जीन थेरेपी बोलते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के अंदर ये आती है। तो डिसीज़ हमारे पास क्या क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, आई होप आप लोगों को मालूम है इसके बारे में, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें होता क्या है बेटा, ये जो डिसीज़ है इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है एक एंजाइम की, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम।
एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, एडीए एंजाइम जिसको हम बोलते हैं। एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होता है, हमारी जो बी और टी लिम्फोसाइट्स है इनकी कमी हो जाती है, मीन्स हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। जिस पर्सन को ये डिसीज़ होगी इस एंजाइम के ना होने की वजह से या कम होने की वजह से बी टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा अच्छे से, जिससे बी और टी लिम्फोसाइट्स कम बनेंगी, इम्यूनिटी वीक होगी। सो यहाँ पर क्या किया गया था, इस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए रेट्रोवायरस को एज ए वेक्टर यूज़ किया गया था, मींस जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। हम पढ़ते भी हैं कि ह्यूमन में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए या एनिमल्स में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए एज ए वेक्टर किसको यूज़ किया जाता है, रेट्रोवायरस को। और जो फाल्टी स्टेम सेल्स हैं जिनमें नॉर्मल बी टी लिम्फोसाइट्स नहीं बन रही हैं उनको आइसोलेट किया जाता है पेशेंट से और उनमें नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस कराई जाती है सो दैट वो नॉर्मल बी और टी लिम्फोसाइट्स बना सके। सो ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट था इस तरह की डिसीज को क्योर करने के लिए। SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करने के लिए जीन थेरेपी जिसको बोला गया था। नेक्स्ट है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स के बारे में आप जानते हो, HIV इसका वायरस होता है। ये वायरस जो है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यहाँ पर भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ये हमारी मेनली टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है वायरस, टी मेमोरी सेल्स पर अटैक करता है और जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक होने से इस पर्सन को कोई पर्टिकुलर डिसीज़ नहीं होती है कि एक बीमारी हो गई। इसका क्या होता है कि इसको कोई भी, जैसे कोई भी आसपास पैथोजन होगा तो वो इजीली इसको इन्फेक्ट कर सकता है और कॉमन कोल्ड या फिर TB या और भी कोई डिसीज जिसको इजीली हो जाती है और बहुत सारी डिसीज होकर फाइनली जो पर्सन है, पेशेंट है, उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम, इसके बारे में भी आप जानते हो। 21st क्रोमोसोम हमारा जो होता है 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उस पर क्या हो जाती है, ट्राइजोमी हो जाती है। ट्राइजोमी ये जेनेटिक्स का है हमारा, ट्राइजोमी हो जाती है मींस जो हमारा 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसकी 3 कॉपी बन जाती हैं इस तरह से, या फिर इसमें रिसेसिव फॉर्म भी हो सकती है। हमारा ऑटोसोमल पेयर है ना 21st, 22 हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स। और जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो 21st ऑटोसोमल पेयर है उस पर ट्राइसोमी हो जाती है, मीन्स एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम की। और ये जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जिनमें ये डिसीज होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है तो सिंस बर्थ होगी। और इनमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से होते हैं जैसे कि इनका हेड शॉर्ट होता है, नेक भी शॉर्ट होती है और जो इनकी पाम होती है वो वाइड होती है, शॉर्ट होती है और उसमें एक सिंगल क्रीज होती है एंड टंग इनकी थोड़ी बाहर निकली रहती है। इनका डेवलपमेंट डिले होता है एंड इनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। एंड लास्ट है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होते हैं, XXY, ये वो मेल होते हैं बेसिकली ये क्या है, मेल हैं, बट इनके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है किसकी, X क्रोमोसोम की, इनके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी। सो ये जो मेल होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले, इनमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी X क्रोमोसोम की आने से ये फर्टाइल मेल नहीं होते हैं और इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेल में किसके डेवलप हो जाते हैं, फीमेल के डेवलप हो जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 1, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन। इनमें से DNA रेप्लिकेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सारे क्वेश्चंस में हमें इस तरह के जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो बहुत प्रेशर अगर रहता है माइंड में तो हम एक गड़बड़ ये कर जाते हैं बेटा, करेक्ट और इनकरेक्ट ध्यान से नहीं देखते हैं। सो ये चीज़ भी हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। सपोज इनकरेक्ट पूछा होता है और हम फर्स्ट देखते और हमें वो करेक्ट लगता है तो हम उसकी फिर लास्ट के ऑप्शन हम देखना जरूरी भी नहीं समझते, बिकॉज हम समझते हैं कि भाई टाइम, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, भाई हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम क्यों इस बाकी ऑप्शन में टाइम वेस्ट करें जब हमें पहला ही मिल गया। तो बहुत ध्यान से हमें ये देखना होता है कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट पूछा है। ऑप्शंस पे चलिए क्या है हमारे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 है DNA सिंथेसिस टेक प्लेस मेनली बाय DNA पॉलीमरेज फर्स्ट इन E. coli। क्वेश्चन में कहा है E. coli मीन्स प्रोकैरियोट्स में DNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, DNA रेप्लिकेशन आप जानते हो, एक DNA से, बहुत बेसिक सी बात हो गई कि एक DNA से, हमारे डबल स्ट्रैंडेड DNA से 2 DNA, पहले ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करते हैं और दोनों पर एक एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड हो जाता है और इस तरह एक DNA से
क्या बन जाते हैं, एक ही डीएनए की 2 कॉपीज बन जाती हैं, आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती है, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में कुछ एंजाइम्स का और कुछ प्रोसेस का डिफरेंस है। आप डिटेल में इस प्रोसेस को जब हायर क्लासेस वाली बुक्स से देखोगे या टेक्स्ट बुक से देखोगे तो समझोगे। तो ई कोलाई यानी कि प्रोकैरियोट्स में कहा है, देखिए, और ये कहा है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो डीएनए सिंथेसिस करवाता है। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स बेसिक मैं आपको बताती हूँ मेन क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारा पहला एंजाइम होता है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, हमारे डीएनए जो है उसको, ये जो दोनों स्ट्रैंड है इनको क्या काम करता है, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है ना, एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है हेलिकेज एंजाइम, सो दैट ये स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो और इस तरह से एक रेप्लिकेशन फोर्क बन जाती है। अब जब ये सेपरेट हो जाते हैं बच्चे, तो सेपरेट होने के बाद भी इनका क्या होता है, कोयलिंग होने के चांसेस होते हैं कि ये हमने सेपरेट कर दिए और हमारा एंजाइम काम करे उससे पहले इनकी दोबारा कोयलिंग ना हो जाए। उससे बचाने के लिए यहाँ पर एक प्रोटीन बाइंड करती है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। दोनों स्ट्रैंड से क्या बाइंड कर जाती है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब इसके बाद एक प्राइमेज एंजाइम आता है। उसके बाद कौन सा एंजाइम काम करता है, प्राइमेज। और प्राइमेज एंजाइम यहाँ पर आकर, आप पोलरिटी भी जानते हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर आप देखोगे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड की पोलरिटी होगी और दूसरे की 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलरिटी होगी। तो फोर्क कुछ इस तरह से बन जाएगी अगर हम इजी वे में बनाएं, 5 टू 3, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, 5 प्राइम का मीनिंग है, और 3 प्राइम का मीन्स यहाँ पर शुगर का जो 3 प्राइम है, 3 कार्बन है, उस पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। सो होता क्या है, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए और ये रेप्लिकेशन फोर्क बन गई। हेलिकेज एंजाइम ने काम कर लिया, एसएसबी ने काम कर लिया। यहाँ पर अब आकर एक प्राइमर ऐड होता है। सबसे पहले डीएनए के एक स्ट्रैंड से यहाँ पर नया स्ट्रैंड बनना है, पॉलीमराइजेशन होना है। तो पॉलीमराइजेशन होने के लिए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे ना। डीएनए किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए। सो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे ऐड होते चले जाते हैं, पॉलीमराइजेशन होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए का नहीं आता है, पहले क्या आता है, 5 से 7 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ राइबो न्यूक्लियोटाइड आता है, उसको प्राइमर बोलते हैं। और उसके लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, प्राइमेज एंजाइम काम करता है। प्राइमेज एंजाइम ने क्या जुड़वा दिया, यहाँ पर प्राइमर जुड़वा दिया। और ये हमेशा जो सिंथेसिस होगा न्यूली डीएनए का, वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। सिंथेसिस हमेशा किस डायरेक्शन में, एंजाइम के काम करने के लिए उसको एक तो 3 प्राइम पे OH ग्रुप फ्री चाहिए, इसलिए वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर पहले प्राइमर जुड़ गया, फिर इसके बाद ये तो प्राइमेज ने जोड़ा, फिर मेन एंजाइम आता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज। जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में बात थी उसको मैंने समझाने के लिए यहाँ तक की कहानी बताई आप लोगों को। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन कराता है, मीन्स यहाँ पर ये नए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो जोड़ेगा वो डीएनए पॉलीमरेज है। अब इसके टाइप होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऐसे। तो कोई प्रूफ रीडिंग करता है, कोई रिपेयरिंग करता है। प्रूफ रीडिंग मतलब एक बार जब नया डीएनए बन गया पूरा, तो उसमें देखते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई एरर तो नहीं है। और जो ये प्राइमर है ये बाद में हटाए जाते हैं, बिकॉज ये तो आरएनए के टुकड़े हैं ना, इनको हटाना है, तो उसके लिए अलग पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। बट जो ये पॉलीमराइजेशन कराता है ना, डीएनए सिंथेसिस जो मेनली कराता है, वो ई कोलाई में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करवाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा, ना कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। सो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड ये भी आप जानते होंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जानते होंगे। ये वाले जिसकी पोलरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें तो क्या हो जाएगा, इस यहाँ से इधर से देखें तो 3 to 5 है जिसकी पोलरिटी, उस पर 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए ऐसे कंटिन्यूसली सिंथेसिस होता चला जाएगा। लेकिन जिसकी पोलरिटी ये है 5 to 3, उसमें आप देखिए प्राइमर कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर तो नहीं होगा, क्योंकि 5 के सामने तो क्या आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम आना चाहिए। तो 3 से 5 की डायरेक्शन में तो डीएनए सिंथेसिस होता नहीं है, तो किस डायरेक्शन में होता है, 5 to 3। तो पहला जो जुड़ेगा प्राइमर वो यहाँ जुड़ेगा, फिर न्यूक्लियोटाइड भी इसी डायरेक्शन में, तो 5 इधर आएगा और 3 इधर आएगा, 5 का कॉम्प्लीमेंट्री 3। तो ये उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है। अब जितना ये जो रेप्लिकेशन फोर्क है, ये कुछ पोर्शन खुलता है, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा एक साथ खुल गया। जितना खुला उतने में तो सिंथेसिस हो गया। अब आगे जाके सपोज थोड़ा सा और खुल गया, हमारी जो डीएनए सिंथेसिस हुआ था वो इतना हुआ था पोर्शन। तो अब फिर से जब प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर से जो स्टार्टिंग होगी वो किधर से होगी, वो फिर 5 to 3 इधर ही होगी, है ना। तो फिर से एक प्राइमर जुड़ेगा। तो ये वाला जो होता है ये कंटिन्यूस नहीं होता, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड।
कंटिन्यूस क्यों नहीं होता है? इसमें बीच बीच में प्राइमर आ रहे हैं, फिर हमें बाद में इन प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा और गैप फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड करने पड़ेंगे। सो इसलिए इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और इस वाले स्ट्रैंड को जिस पे कंटिन्यूसली सिंथेसिस होता जाएगा 5 to 3, इसको 3 मिल गया, फिर से एक न्यूक्लियोटाइड आ गया, फिर 5 to 3 हो गया, इसको 3 मिल गया, अगला न्यूक्लियोटाइड आ गया, तो इस पे कंटिन्यूस होता है, इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और उसको लैगिंग स्ट्रैंड। और इस तरह यहाँ जो फ्रेगमेंट बनते हैं उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ये बेसिक सी कहानी हुई बेटा डीएनए रेप्लिकेशन की। सेकेंड ऑप्शन में आइए, गैप फिलिंग आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्राइमर इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। मैंने कहा ये प्राइमर रिमूव होंगे और यहाँ पर डीएनए के ही न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, तो जो गैप फिलिंग का प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, वो कौन करता है? प्राइमर को रिमूव करके वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, ना कि थर्ड करता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा एसएसबी प्रोटीन बाइंड टू द डीएनए स्ट्रैंड इन विच द लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ रेप्लिकेटिंग डीएनए सिंथेसाइज्ड। क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एसएसबी एक प्रोटीन बाइंड होती है डीएनए स्ट्रैंड से, जिसमें लीडिंग स्ट्रैंड जो है रेप्लिकेटिंग डीएनए का उस वाले स्ट्रैंड में बाइंड होती है जिधर लीडिंग बन रहा है। ऐसा नहीं होता, लीडिंग और लैगिंग दोनों ही स्ट्रैंड पे एसएसबी बाइंड होगी, बिकॉज वो री एनिलिंग को इनको रोक रही है, दोबारा ये कोइल ना हो जाए उसको प्रिवेंट करती है, तो दोनों स्ट्रैंड पर बाइंड होती है, तो एक पर नहीं होगी, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट हमारा एक बचा, डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस इन द लैगिंग स्ट्रैंड इज 5' to 3 डायरेक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है कि लैगिंग स्ट्रैंड आ गया यहाँ, तो लैगिंग हो या लीडिंग हो, दोनों ही स्ट्रैंड में डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी? 5' to 3' डायरेक्शन होगी हमेशा, चाहे डीएनए रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, हमेशा जो डायरेक्शन आपको ये दिमाग में बिल्कुल रट लेना है कि वो हमेशा क्या रहती है? 5' to 3' डायरेक्शन रहती है। सो यहाँ आंसर हमारा 4th हो गया। बहुत इजी सा था, अगर इन सारे ऑप्शंस का भी हमें कंफर्म नहीं पता था, तो ये तो हमें पता ही है कि 5' to 3' डायरेक्शन में होती है, सो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी का अगर चाहे हमें कंफर्म मालूम भी नहीं हो तो भी ये हमारा क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट देखिए बेटा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल। पूछा है किस प्रोडक्ट के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड हम समझ रहे हैं ना कि किसी के जीन्स में कोई फेरबदल कर दें हम, कोई चेंज कर दें, किसी का जीन्स चेंज कर दें हम कोई, या क्रोमोसोम्स में कुछ चेंज ला दें। तो कॉटन हम जानते हैं 12th के एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं, बीटी कॉटन हमने बनाई है, आगे एक क्वेश्चन और आएगा वहाँ डिटेल में बात करेंगे इसकी। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से हमने एक जीन इंसर्ट करा दी है कॉटन में, जिसको कैटरपिलर या बटरफ्लाइज इन सब से, इंसेक्ट से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है क्रॉप को हमारी। इंसुलिन ये भी बनाई जा चुकी है आर्टिफिशियली, इंसुलिन भी बनाई जा चुकी है, एंड आफ्टर दैट एंटीबॉडीज़ भी बनाई जाती हैं बहुत सारी। सो लास्ट क्या बचता है हमारा? न्यूरॉन। न्यूरॉन को हमने अब तक किस तरह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड नहीं किया है, बनाया नहीं है आर्टिफिशियली, सो न्यूरॉन आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर सुक्रोज शैल बी इक्वल टू दैट ऑफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 मोल सुक्रोज किसके इक्वल होगा इनमें से। देखो बेटा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से मतलब 1 मोल जो इन्होंने दिया है, इन्होंने यहाँ पर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होता है पहले तो वो समझिए। कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसी सॉल्यूशन का, मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है? ये एक तरह का मेजरमेंट होता है कि ये सॉल्यूशन की क्या प्रोपेंसिटी है या क्या इसकी एबिलिटी है कि ये पानी को अपने अंदर ड्रॉ कर सकता है, पानी को खींच सकता है। मतलब इसके अंदर कितने सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये कितने वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सो वो जो सोल्यूट पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस है, सोल्यूट पार्टिकल्स का नंबर है, वही एक तरह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है और वही ऑस्मोटिक प्रेशर को बिल्डअप करता है। किसी सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिसाइड करता है कि इसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कितनी होगी या फिर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या डिटरमाइन करता है कि ये कितना वाटर अपने अंदर खींच सकता है या कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इन्होंने पूछा है कि 1 मोलर सुक्रोज किसके इक्वल होगा इनमें से। मैंने कहा सोल्यूट पार्टिकल्स की बात है। सुक्रोज जो है वो डिसोसिएट नहीं होता है आयंस में, तो 1 मोलर का मतलब 1 पार्टिकल हुआ सुक्रोज का। अब इसमें हम पार्टिकल अगर कैलकुलेट कर ले या आयंस अगर कैलकुलेट कर ले इन सब में, तो जिसके 1 के इक्वल बैठते होंगे वही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। NaCl का 0.1 मोलर दिया है बेटा, तो NaCl डिसोसिएट हो जाता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। तो 2 आयन हो गए ना हमारे यहाँ, तो 2 आयन हुए और कितने मोलर कंसंट्रेशन दिए? 0.1। 0.1 की 2 में मल्टीप्लाई करो, 0.1 की 2 में 2 आयन्स है ना हमारे पास, 2 पार्टिकल हैं,
तो क्या हो जाएगा, 2 की 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 आ गया, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1 मोलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है 0.5 मोलर NaCl, यहाँ पर भी NaCl है तो 2 आयंस होंगे, इसकी 0.5 की हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 1.0 यानी कि 1 मोलर आ गया, इक्वल आ गया सुक्रोज के। सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट। बाकी ऑप्शंस को भी आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड में 3 आयंस होंगे, कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयंस, तो यहाँ पर 3 की 0.1 में मल्टीप्लाई करोगे 0.3 आएगा, यहाँ पर 3 की 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे 1.5 आएगा। सो कौन इक्वल आ रहा है, ओनली 0.5 मोलर NaCl। सो 1 मोल सुक्रोज के वो इक्वल होगा। आंसर 2, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, select the correct combination of tissues that are not observed in an old trunk of a dicot tree। एक डाइकोट ट्री है, मीन्स इसके पास क्या हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, और इसमें पूछा है कि इसका ओल्ड ट्रंक है एक, उसमें कौन से टिश्यू नहीं होंगे, नॉट ऑब्जर्व। फिर नोट का ध्यान रखना है हमें, ऑब्जर्व पूछा जाता तो आंसर कुछ और होता है, नोट ऑब्जर्व पूछा है तो आंसर चेंज हो जाएगा हमारा। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, कोलेनकाइमा, स्टोमेटा, ट्राइकोम्स। कोलेनकाइमा क्या है बेटा, ये सपोर्टिव टिश्यू होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो हमारे सॉफ्ट पार्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे ये स्टेम लीफ लगी हुई है हमारी, तो हमें ये ऐसे बैंड भी हो जाती है, ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, ऐसे टूटेगी नहीं, इतने क्या होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, यहाँ से इतना रिजिड नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो वहाँ पर कोलेनकाइमा है। सो कोलेनकाइमा नहीं होगा ओल्ड ट्रंक में। स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा, स्टोमेटा पोर्स होते हैं, लीव्स की सरफेस पे होते हैं जनरली, या फिर जनरली लीव्स की ही सरफेस पर होते हैं। सो ये स्टोमेटा भी नहीं होंगे ओल्ड ट्रंक में। ट्रांसपिरेशन करते हैं और O2 CO2 का एक्सचेंज करते हैं। आफ्टर दैट ट्राइकोम्स है। ट्राइकोम्स क्या होती है बेटा, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक ग्रोथ होती हैं, लेकिन ये किस पर होती है, यंग लीव्स और स्टेम पर प्रेजेंट होती है, ओल्ड ट्रंक पर ये भी नहीं होती। एक चीज़ और याद रखेंगे, स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन कराते हैं और ट्राइकोम्स ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ट्रांसपिरेशन नहीं होने देते। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोलेनकाइमा, स्टोमेटा, ट्राइकोम्स ये तीनों ही नहीं होते हैं ओल्ड ट्रंक में। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा, ये क्या होता है, डेड टिश्यू होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जितना ज़्यादा ओल्ड होता जाएगा प्लांट, उसके ट्रंक में ज़्यादा टिश्यू यही डिपॉजिट होते जाते हैं, स्क्लेरेनकाइमा ही तो ये होता है। फेलम क्या है बेटा, ये कोर्क को बोलते हैं हम। जैसे प्लांट में आप देखते हो ना, पुराना जो बहुत स्टेम हो जाता है, ट्रंक हो जाता है, तो उसमें छाल होती है, एक बार्क होती है, वो बार्क की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कोर्क बोलते हैं, फेलम। एक टिश्यू होता है कोर्क कैम्बियम, जिसको हम फेलोजन भी बोलते हैं, कोर्क कैम्बियम। कैम्बियम क्या है बेटा, कैम्बियम एक सेकेंडरी टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब ये ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो बाद में ऐसे परमानेंट टिश्यू होते हैं जो क्या हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह काम करने लगते हैं। ऐसे परमानेंट टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक की तरह एक्ट करने लगते हैं और डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। और किसके बीच में है, अगर ये है क्या, वेस्कुलर कैम्बियम, तो ये किस किस के बीच में होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम। और कोर्क कैम्बियम किसके भी कहाँ पर होता है, ये स्टेम में ही होता है जनरली, किसको बनाने के लिए, बार्क को या कोर्क को डेवलप करने के लिए, बार्क या छाल बनाने के लिए। तो ये फेलोजन होता है कोर्क कैम्बियम, और ये दो तरह के टिश्यू बनाता है। बाहर की तरफ क्या बनाएगा, फेलम, बाहर की तरफ क्या बनाता है, फेलम, और अंदर की तरफ फेलोडर्म बनाता है। इस तरह 3 लेयर से वो क्या बन जाती है, बार्क बन जाती है। तो ये भी ओल्ड ट्रंक में ही होती है। और सेकेंडरी जाइलम, जाइलम के अंदर की तरफ, और सेकेंडरी फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर की तरफ वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है। और ये वेस्कुलर कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, ये सब ओल्ड ट्रंक में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ होती है और इस तरह से क्या रिंग फॉर्मेशन होता है। जितने आप पुराने स्टेम देखो उनमें एनुअल रिंग फॉर्मेशन होती जाती है, वो सेकेंडरी जाइलम। सो यहाँ पर ये सारे टिश्यू प्रेजेंट होंगे ओल्ड ट्रंक में, बस किसको छोड़कर, इन 3 को। तो आंसर ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट आइए बेटा, ज्वाइनिंग रिपीटिंग यूनिट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल इज कॉल्ड। अगर हम एक मैक्रोमोलिक्यूल को बना रहे हैं तो मैक्रोमोलिक्यूल के बनाने के लिए रिपीटिंग यूनिट्स को, एक जैसी यूनिट्स को अगर ज्वाइन करें तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, कंडेंसेशन, एग्रीगेशन या पॉलीमराइजेशन। बहुत इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। और पॉलीमराइजेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ते हैं, लाइक जो कार्बोहाइड्रेट हैं, पॉलीसेकेराइड हैं,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, डीएनए आरएनए है हमारे, वो न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे सिमिलर यूनिट्स क्या है वहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए आरएनए में। और यहाँ पर जो पॉलीसैकेराइड है वहाँ पर क्या होती है, मोनोसैकेराइड होती हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, एक जैसी यूनिट्स भी अलग अलग तरह की यूनिट्स मिलकर क्या बनाती है, पॉलीसैकेराइड बनाती हैं। तो वो पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल हैं सारे। सो यहाँ आंसर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिरामिड ऑफ ए बायोमास इन ओशियन इज इन्वर्टेड बिकॉज। बात की है बेटा कि ओशियन में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, क्यों होता है वो इन्वर्टेड। अब सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड क्या होते हैं, पिरामिड किसको बोलते हैं और बायोमास का पिरामिड कहने का क्या मतलब है। बहुत सिंपल सा इकोलॉजी का क्वेश्चन है हमारा ये, इजी सा, कि भाई पिरामिड किसको कहते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस किस चीज़ का, या तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का या फिर उनके बायोमास का। किसी इकोसिस्टम में जो डिफरेंट लेवल पर या डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं पहले, फिर उसके बाद क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। कि जैसे हम एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पर स्मॉल हर्ब्स प्लांट्स वगैरह है, सारे प्लांट्स हैं, सॉरी ट्रीज वगैरह सब कुछ, और उनको खाने वाले हर्बीवोर्स हैं, डियर वगैरह, गोट वगैरह, फिर उनको खाने वाले कार्निवोर्स हैं, फिर उनको खाने वाले टॉप कार्निवोर्स हैं, लायन वगैरह। तो इस तरह से कैटेगरी होती है, ट्रॉफिक लेवल होते हैं। और इन ट्रॉफिक लेवल को अगर हम रिप्रेजेंट करें ग्राफिकल फॉर्म में तो उसको पिरामिड बोलते हैं। ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम इन ट्रॉफिक लेवल पर जो एक इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनके नंबर को रिप्रेजेंट करें तो उसको पिरामिड ऑफ नंबर बोलते हैं। अगर उनके बायोमास को, यानी कि उनके कितना लिविंग मैटर है, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, उसको रिप्रेजेंट करें तो उसको पिरामिड ऑफ बायोमास बोलते हैं। और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे कि इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का क्या लेवल है। सो 3 तरह के पिरामिड होते हैं। अब फिर बात आई है इन्वर्टेड की। 2 तरह के होते हैं बेटा, इन्वर्टेड और अपराइट। अपराइट कैसा होगा, अपराइट होगा कि बेस तो कैसा हो, बेस बनेगा हमेशा प्रोड्यूसर से, फिर उसके ऊपर कंज्यूमर आते जाएंगे। तो अगर बेस ब्रॉड है और ऊपर की तरफ नैरो होते जा रहे हैं कंज्यूमर, तो उसको अपराइट पिरामिड बोलेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर कम है उससे, नंबर की बात करें अगर, या फिर बायोमास की बात करें तो बायोमास इनका सबसे ज़्यादा, इनका उससे कम, इनका उससे कम, ऐसे सेकेंडरी कंज्यूमर, आफ्टर दैट टर्शियरी कंज्यूमर, ऐसे अगर है तो ये अपराइट। इन्वर्टेड कैसा होता है, इन्वर्टेड में जो बेस है वो कैसा होता है, नैरो होता है, और जो ऊपर की तरफ जाते जाएंगे हम अगले ट्रॉफिक लेवल पर, वो कैसे होते जाते हैं, ब्रॉड होते जाते हैं। तो ये दोनों, नंबर का और बायोमास का पिरामिड, तो अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने ओशियन की बात की है, तो ओशियन में बायोमास का जो पिरामिड है, मतलब ओशियन में क्या क्या ट्रॉफिक लेवल है हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फिर जू प्लैंक्टन्स हैं, फिर स्मॉलर फिशेस हैं, फिर लार्ज फिशेस हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स इतने माइन्यूट होते हैं, उनका साइज़ की अगर हम बात करें तो 2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन मीटर तक का साइज़ होता है। इतने माइन्यूट होते हैं कि बायोमास में इनका बहुत ज़्यादा रोल ही प्ले नहीं करते, ये इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता है। तो ये ग्रो करते हैं वैसे और रिप्रोड्यूस करते हैं रैपिडली, बट इनका मास इतना कम होता है कि ये बेस जो होगा वो कैसा बनेगा, नैरो बनेगा। जू प्लैंक्टन का मास उससे ज़्यादा होता है बायोमास, तो इनका थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। फिर फिश जो है उनका उससे ज़्यादा होता है, और जो लार्जर फिश है वो बहुत हैवी होती है तो उनका और ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से ओशियन में जो बायोमास का पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो ये बात जो है इन्होंने खुद बताई है कि बायोमास का पिरामिड ओशियन में इन्वर्टेड होता है, बट इन्होंने रीज़न पूछा है, रीज़न इनमें से कौन से करेक्ट है। फर्स्ट क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास ग्रेटर होता है जू प्लैंक्टन से, सही बात है। बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज ग्रेटर देन जू प्लैंक्टन, नहीं उल्टा हो गया, ये जू प्लैंक्टन से ज़्यादा थोड़ी ना होता है फाइटोप्लैंक्टन का, जू प्लैंक्टन का ज़्यादा होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बायोमास ऑफ ए ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन द लॉन्गेविटी ऑफ इट्स मेंबर। एक बात इन्होंने बोली कि ट्रॉफिक लेवल, किसी ट्रॉफिक लेवल का, ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, इनका जो बायोमास होता है वो लॉन्गेविटी पे डिपेंड करता है इसके मेंबर्स की। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा लंबी लाइफ होगी मेंबर्स की उतना ज़्यादा उनका क्या होगा, बायोमास होगा। लंबे जिएंगे तो बायोमास ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो इनका जो लॉन्गेविटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इनका बायोमास ज़्यादा होता है। फाइटोप्लैंक्टन ग्रो और रिप्रोड्यूस करते हैं रैपिडली, ये भी सही बात है, रैपिडली ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, बट मास साइज़ मैंने बताया इतना छोटा होता है कि बायोमास में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। जो प्रीडेटर फिश होती है वो लार्जर होती है जू प्लैंक्टन से, सही बात है। प्रीडेटर फिश जू प्लैंक्टन से क्या होगी,
लार्जर होगी, बड़ी होगी, तो इनका साइज इनसे क्या होगा, बायोमास जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो बी सी डी हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे और आंसर 2 विल बी करेक्ट हियर। केवल ए जो है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब एनर्जी के पिरामिड की एक और बात करते चले हम। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है किसी एग्जाम में कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, बिकॉज हर लेवल पर कुछ एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है। कुछ हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज होती जाती है और एक 10% लो भी है कि ये अपना 10% ही इसको देगा अगले ट्रॉफिक लेवल को। सो एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है और बायोमास और नंबर का जो है वो अपराइट और इन्वर्टेड दोनों तरह का हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज आइडेंटिफाई द बैक्टीरियम विच इज इंसर्टेड इनटू अ क्रॉप प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू पेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। पूछा क्या है कि वो बैक्टीरिया बताइए जो इंसर्ट किया जाता है क्रॉप प्लांट में, उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए पेस्ट से, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया जिसमें से जीन या फिर उस बैक्टीरिया को हम अपनी फसल में इंट्रोड्यूस करा देते हैं सो दैट हमारी फसल जो है वो पेस्ट से प्रोटेक्ट रहे। तो बेसिलस टाइफिम्यूरियम, बेसिलस टाइवेनेंसिस, बेसिलस थुरेंजिएंसिस और बेसिलस ट्रोपिका। बेसिलस थुरेंजिएंसिस बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ईजी था। 12th NCERT में हम इसके बारे में पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में। बेसिलस थुरेंजिएंसिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है बेटा, बीटी, इससे हम बहुत सारी फसलें बना चुके हैं, बट पहली जो बनाई गई थी वो बीटी कॉटन बनाई गई थी। ये क्या करता है, प्लांट को कैटरपिलर और बटरफ्लाई जो है इन सब इंसेक्ट पेस्ट से प्रोटेक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो ये बेसिलस थुरेंजिएंसिस बैक्टीरिया है ये एक टॉक्सिन बनाता है। इसके पास एक जीन होती है क्राई जीन, जो कि एक प्रोटीन बनाती है, क्राई प्रोटीन, जो टॉक्सिन होती है। वो टॉक्सिन प्रोटीन क्या करती है, इन इंसेक्ट के, इन पेस्ट के कहाँ जाकर, गट में जाकर इनके इंटेस्टाइन में पोर्स बना देती है, जिससे वो वाटर एब्जॉर्ब करती है, फूल जाती है, रप्चर हो जाती है और इस तरह से उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो ये उनको मार देता है। लेकिन बात ये आती है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, ये टॉक्सिन है, ये प्रोटीन है, तो ये इन्हीं को क्यों हार्म कर रही है, प्लांट को कोई हार्म क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज वो जो गट है इंसेक्ट की या पेस्ट की, वहाँ पर एल्केलाइन पीएच होता है और इस प्रोटीन को एक्टिवेट होने के लिए एल्केलाइन पीएच की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पर काम करती है और इस तरह से हमारी जो फसलें होती हैं, बीटी कॉटन है या बीटी ब्रिंजल ऐसे बनाई गई हैं, वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं, इंसेक्ट या पेस्ट उन पर नहीं आता है। वो खाएगा तो मर जाएगा, इसलिए इस तरह से हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और इस तरह के मेथड को बेटा क्या बोलते हैं, बायो कंट्रोल मेथड बोलते हैं। और ये बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं, जैसे कि ये बैक्टीरिया हो गया यहाँ पर, इनको आर्टिफिशियल मीडिया पे मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर रिलीज़ कर दिया जाता है लार्ज नंबर में। बायो कंट्रोल एजेंट कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं ये बैक्टीरिया है। बायो कंट्रोल मेथड का मतलब होता है, इसको हम ऑगमेंटेटिव बायो कंट्रोल मेथड भी, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी बोलते हैं। इसमें हम पेस्ट की पॉपुलेशन को नेचुरली कंट्रोल रखते हैं। मतलब पूरी, अगर हम पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है, जैसे कि पेस्टिसाइड का हम उस फसल को जब खाएंगे हमारे ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमारे लिए भी हार्मफुल होगी। और जो पेस्ट हैं वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेट नहीं करना है, हमें उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल रखना है केमिकल का यूज़ किए बिना। तो बायो कंट्रोल मेथड इसलिए बेनिफिशियल होते हैं, इनमें पेस्ट पॉपुलेशन जो है वो नेचुरली कंट्रोल रहती है और उनकी पॉपुलेशन को हम पूरी तरह से एलिमिनेट भी नहीं करते, ख़त्म भी नहीं करते। और दूसरी बात, अगर पेस्टिसाइड यूज़ करोगे तो कुछ बेनिफिशियल जो इंसेक्ट पेस्ट है वो भी मर जाते हैं उससे। इससे क्या होगा, जो टारगेट पेस्ट जिसको मारना चाह रहे हो आप, वही मरेगा बायो कंट्रोल मेथड से। सो ये बेटर होता है किससे बेटर होता है, हमारे पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करने से। एक बैक्टीरिया इन्होंने बात की है बेटे, बेसिलस टाइफिम्यूरियम, ये फूड पॉइजनिंग में, ह्यूमन में करता है फूड पॉइजनिंग, पेस्ट रेजिस्टेंट में इसका कोई रोल नहीं होता है। सो बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही, हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन पेपर के साथ या फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।